हेलो फ्रेंड्स, वेलकम, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम अनुराग, आप देख रहे हैं एसएसटी गुरुजी। लेट्स स्टार्ट क्लास 9 द फ्रेंच रिवॉल्यूशन सेकेंड लेक्चर। फ्रेंड्स, फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशंस के मीनिंग को जाना और फ्रेंच रिवॉल्यूशंस के बारे में ही क्यों पढ़ाई करते हैं हम लोगों ने इसके बारे में जाना। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशंस के फर्स्ट टॉपिक फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी को कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये टॉपिक बड़ा है तो हम लोग टॉपिक को छोटे छोटे पार्ट्स में करके समझेंगे ताकि चैप्टर समझने में आसानी हो और टॉपिक को बिल्कुल आसानी से हम लोग समझ जाएं। तो हम लोग इस टॉपिक को 3 पार्ट्स में समझेंगे। हम लोग का पहला पार्ट होगा फ्रेंच सोसाइटी के बारे में, हम लोगों का सेकेंड पार्ट होगा फूड एंड मिडिल क्लास के बारे में, हम लोग का थर्ड पार्ट होगा फिलोसफर के बारे में। इसलिए फ्रेंड्स, हम लोग फर्स्ट पार्ट फ्रेंच सोसाइटी को स्टार्ट करने से पहले आप लोग ये जरूर बताएं आपको मज़ा आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम लोग फर्स्ट पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। फ्रेंच सोसाइटी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन पे फ्रेंच सोसाइटी का फॉर्मेट दिख रहा है। फ्रेंच की सोसाइटी 1789 से पहले यानी ओल्ड रिजिम के समय फ्रांस 3 स्टेट में बटा हुआ था। फर्स्ट स्टेट क्लर्जी कहे जाते थे, जिनमें वैसे पीपल होते थे जो चर्च में रिलीजियस सेरिमोनियल काम किया करते थे। सेकेंड स्टेट नोबिलिटी का आता है। ये फ्रेंड्स नोबल पर्सन फ्रांस के थे जो सेकेंड स्टेट में आते थे। और थर्ड स्टेट में फ्रेंड्स आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग आते हैं। मैं आपको ये बता दूं, थर्ड स्टेट में बहुत सारे लोग थे, इसलिए हम लोग इनको रैंक वाइज समझेंगे। फर्स्ट रैंक पे बिजनेसमैन आते थे, लॉयर आते थे, ऑफिसर्स आते थे, मर्चेंट्स आते थे और भी बहुत सारे। सेकेंड रैंक पे फ्रेंड्स पीजेंट्स और फार्मर आया करते थे जो कि जिनके पास लैंड होता था। और थर्ड स्टेट पे बिल्कुल सबसे नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं वैसे पीपल थे जिनके पास बिल्कुल लैंड नहीं था, यानी पीजेंट्स और लेबर और सर्वेंट्स थे जो बिल्कुल लैंडलेस थे। फ्रेंड्स, ये जो फ्रांस में ये 3 स्टेट का डिवीज़न था, फर्स्ट और सेकेंड स्टेट को, इन दोनों को ही टैक्स देना नहीं पड़ता था। ये दोनों टैक्स से बिल्कुल फ्री थे। ये दोनों ही बिल्कुल ऐसे स्टेट थे जिनको आप दामाद जी कहिए, क्योंकि इनको कोई टैक्स देना नहीं होता था। ये टैक्स फ्री होते थे, बिल्कुल आराम से अपनी ज़िंदगी को, लाइफ को जीते थे। वहीं थर्ड स्टेट को फ्रेंड 100% टैक्स देना पड़ता था। थर्ड स्टेट में फ्रेंड्स पीजेंट्स, पूरे फ्रांस के 90% पॉपुलेशन पीजेंट्स थे। ठीक है, और फ्रेंड्स जितना भी फ्रांस का लैंड था 60% लैंड क्लर्जी और नोबिलिटी के पास था, यानी फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के पास 60% लैंड था। अब आप समझ सकते हैं कि थर्ड स्टेट के पास ओनली 40% लैंड था, इसके बावजूद वो लोग टैक्सेस देते थे। पीजेंट्स जो अपने फार्म का 1/10 टैक्स देते थे उनको टाइथ कहा गया, और इसके बाद थर्ड स्टेट के पीपल जो डायरेक्ट टैक्स देते थे गवर्नमेंट को, उसको टाई कहा गया। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपके बुक में यहां पे दिया हुआ है। ठीक है, देख लीजिए, ये रहा फ्रेंड्स टाइथ और ये रहा फ्रेंड्स टाई। ठीक है, आप यहां पर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इनके बाद भी उनको बहुत सारा इनडायरेक्ट टैक्स देना पड़ता था, चाहे वो किसी प्रकार का पर डे सामान यूज करना होता था उसके लिए भी उनको जो है टैक्सेस देना पड़ता था, चाहे वो साल्ट यूज करें या वो टैबेको यूज करें। फ्रेंड, हम लोगों का फर्स्ट पार्ट फ्रेंच सोसाइटी कवर होता है। अब हम लोग सेकेंड पार्ट पे चलते हैं जो हम लोगों का फूड यानी सर्वाइवल और मर्चेंट से रिलेटेड है। हम लोग का सेकेंड पार्ट कंटिन्यू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो जरूर वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। हम लोग अपने सेकेंड पार्ट की ओर चलते हैं। हम लोगों का सेकेंड पार्ट फ्रेंड्स, आपने फर्स्ट पार्ट में ये देखा दोस्तों कि किस प्रकार से फ्रांस के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस देना पड़ता था, लेकिन इसके बावजूद फ्रांस के जो पीपल थे वो पॉपुलेशंस पे ही बहुत ध्यान देते थे।
पॉपुलेशंस वो लोग बिल्कुल ही बढ़ाते जा रहे थे। वो लोग पॉपुलेशंस पे बहुत ध्यान देते थे, जिसके कारण पॉपुलेशन लगातार बढ़ता जा रहा था और फ्रांस का पॉपुलेशन 23 मिलियन से बढ़ करके 28 मिलियन हो गया। आप अपने बुक में यहाँ पर देखते रहिए, आपकी बुक पे ये दिया फ्रेंड्स, फ्रांस की पॉपुलेशन 23 मिलियन से बढ़ करके 28 मिलियन 1789 से पहले हो गया। ठीक है, आपको बात समझ में आ रही है। लेकिन ये जो पॉपुलेशन बढ़ा फ्रेंड्स, इससे एग्रीकल्चर और पॉपुलेशन के बीच एक डिस्टरबेंस हो गया। एक तो टैक्स का बोझ और दूसरा इतना पॉपुलेशन का बढ़ जाना कि एग्रीकल्चर इसके रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाया, यानी बेड हार्वेस्ट होने के कारण इनको अच्छी फसल नहीं हो पाई और अब इन लोगों को खाना मिल पाना मुश्किल हो गया। इन लोगों की इतनी इनकम नहीं होती थी, इन लोगों के इतने वेजेस नहीं होते थे कि ये लोग अपने पर डे जो खाने की सामान है उसके रिक्वायरमेंट को भी ये लोग पूरा कर सकें। इसलिए वैसे सिचुएशंस को सब्सिस्टेंस क्राइसिस कहा जाता है। आ रही है ये बात आपको समझ फ्रेंड्स। पीजेंट्स और वर्कर्स ने बहुत सारे रिवोल्ट 14 जुलाई 1789 से पहले किया, लेकिन इनका रिवोल्ट सक्सेसफुल नहीं रहा क्योंकि किसी ने इनको सपोर्ट नहीं किया था। लेकिन 18th सेंचुरी के समय फ्रेंड्स बहुत सारे ऐसे पीपल्स थे जिन्होंने ओवरसीज ट्रेड करके और बहुत सारे गुड्स को मैन्युफैक्चर करके इन लोगों के पास बहुत सारा मनी हो गया और ये लोग एडुकेटेड होते चले गए। एक नया सोशल ग्रुप इमर्ज हुआ जिसे मिडिल क्लास कहा गया। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैंने तो आपको एक बात बताना ही भूल गया। इतनी प्रॉब्लम होने के बावजूद फ्रांस के किंग बर्बन फैमिली के यानी कैप्सियन डायनेस्टी का जो ब्रांच था, जो सबसे फ्रांस का रॉयल और लार्ज फैमिली था, जिसे 1272 के बाद इस्टेब्लिश किया गया, उसके किंग लुइस 16 अपनी ऑस्ट्रियन वाइफ मैरी एंटोनीटी के साथ अपने राजमहल में गिरे हुए थे। अपने सारे खजाने को अमेरिका के 13 कॉलोनीज को इंडिपेंडेंट करवाने के लिए बिल्कुल न्यौछावर कर दिया, यानी उनका खजाना बिल्कुल खाली हो गया। क्यों ये इसलिए किया गया दोस्तों, क्योंकि फ्रांस का इनेमी उस वक्त ब्रिटेन था और ब्रिटेन से लड़ने के लिए लुइस 16 ने अपने सारे खजाने को खाली कर दिया, जिसके कारण फ्रांस कंट्री पे आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 बिलियन लिब्रे का कर्ज हो गया और इतना ज़्यादा डेप्ट हो गया कि इसको पे कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था फ्रांस की गवर्नमेंट को, यानी कि लुइस 16 को। इसलिए उन्होंने थर्ड स्टेट पे लगातार टैक्सेस को राइज करते चले गए और इसी के कारण से फ्रेंड्स फ्रांस के थर्ड स्टेट का जो इकोनॉमिक सिचुएशन था वो और ज़्यादा बिगड़ता चला गया टैक्सेस के कारण, और उन लोगों ने जो पॉपुलेशन पे ध्यान दिया उसके बढ़ने के कारण फ्रांस की स्थिति बहुत ज़्यादा गिरती चली गई और उनको खाना पीना भी मुश्किल हो गया, जिसको कि आपने क्या कहा, सब्सिस्टेंस क्राइसिस कहा। ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड पार्ट हम लोग अपने फर्स्ट टॉपिक के कवर कर लिए हैं। अब हम लोग अपने थर्ड पार्ट की ओर चलते हैं। हम लोगों का थर्ड पार्ट था फ्रेंड फिलोसफर। रिवोल्ट में फ्रेंड्स घी डालने का काम ये फिलोसफर कर रहे थे, और ये जो फिलोसफर थे फ्रेंड्स, ये ओनली 3 फिलोसफर थे जिन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशंस को लीड किया। यानी आप कह सकते हैं कि लोगों को मोटिवेट करने का काम इन्होंने ही किया, यानी पूरा जो आग लगाया हुआ था वो इन्हीं 3 व्यक्ति का था, जिनमें पहला नाम आता है जॉन लॉकी का और दूसरा नाम आता है जीन जैक रूसो का, और फ्रेंड्स मैं आपको तीसरा भी दिखा देता हूं। ये रहे हमारे तीसरे महानुभाव मोंटेस्क्यू। ये 3 फिलोसफर ने फ्रेंड्स फ्रांस के रिवोल्ट को बिल्कुल बड़ा बना दिया और फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो है बदल दिया। इनके जो आइडियाज़ थे, इनके जो थॉट्स थे, वो चाय की झोपड़ी से लेकर के बड़े बड़े महल तक, अनपढ़ से लेकर के पढ़े लिखे लोगों तक अखबार के और बुक के माध्यम से इनके आइडियाज़ और इनके थॉट्स को पूरे फ्रांस में फैला दिया गया
और हम लोग इन फिलोसफर के द्वारा किए गए काम को भी थोड़ा देख लेते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या कर दिया घी डालने वाला का। सबसे पहला बात हम लोग फिलोसफर जॉन लॉकी का करते हैं, जिन्होंने अपनी बुक, आप यहाँ पे देख सकते हैं, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में जॉन लॉकी ने इसके बारे में बात किया, जो किंग के पास पावर है उसको बिल्कुल खत्म कर देनी चाहिए, और जो नोबिलिटी और क्लर्जी को जो स्पेशल प्रिविलेज दे रखा है, जो फेडरल प्रिविलेजेस उनको मिला हुआ है बर्थ के बेसिस पे, जैसे टैक्सेस का छूट होना, तो ये सब जो दिया हुआ था, इनको बिल्कुल ख़त्म करने के बारे में जॉन लॉकी ने अपने बुक टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में लिखा। वहीं पर फ्रेंड्स जीन जैक रूसो भी कुछ कम नहीं थे, इन्होंने भी अपनी बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में इन्होंने भी खुलकर लिखा कि पावर को बिल्कुल बांट देना है पर आम लोगों के बीच में, और जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो हमारे मिनिस्टर होते हैं, लीडर होते हैं, उनके बीच में। यानी कहीं ना कहीं फ्रेंड्स ये लोग मोनार्की को खत्म करके एक दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बात करते, शायद वो डेमोक्रेसी हो। और थर्ड फ्रेंड्स फिलोसफर मोंटेस्क्यू ने जो भी बच गया फ्रेंड्स, वो काम मोंटेस्क्यू ने पूरा कर दिया। उन्होंने अपने बुक द स्पिरिट ऑफ लॉज में बिल्कुल उन्होंने खुलकर लिखा गवर्नमेंट के पावर को लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव और जुडिशरी के बीच बांट देना चाहिए। मैं आपको ये बता देता हूं फ्रेंड्स कि अमेरिका पहली ऐसी कंट्री बनी थी जिसने इन सारे ही बातों को ब्रिटेन से इंडिपेंडेंट होने के बाद उसने पूरा किया था। आपके स्क्रीन पे फ्रेंड्स ये सीबीएसई की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जरूर बनाएं, कमेंट सेक्शन में डालें ताकि मैं देखूं आप लोग कितना इस वीडियो को समझे हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स, इसको लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। थैंक यू, जय नारायण।